तो ये है आपके 10th का चैप्टर नंबर 3 का। ये साइंस का आपका बायोलॉजी है, ये आपका बायोलॉजी है, ठीक है। जिसमें चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ना था जंतुओं में परिवहन। ये चैप्टर का नाम है परिवहन, लेकिन परिवहन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक में सिर्फ हम लोग देखेंगे जंतुओं में परिवहन के बारे में। पौधों में परिवहन, छोटे कोश के जीवों में परिवहन के बारे में पढ़ा जा चुका है। यहाँ सिर्फ जंतुओं में परिवहन पढ़ना है, उच्च कोटि के जंतुओं में। जैसे कि पहले भी आप लोग बताया जा चुका है, परिवहन का अर्थ होता है पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। कोई भी चीज को जब हम यहाँ से उठा करके यहाँ ला देते हैं, यहाँ से उठा करके जब यहाँ ला देते हैं, कोई भी चीज है, तो इस क्रिया को कहते हैं परिवहन। और ये जो पदार्थ गया इसको परिवहनी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। परिवहन का अर्थ होता है चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हम लोग जैसे जीवों में या हम लोग जैसे उच्च कोटि के अन्य जीवों में भी परिवहन होता है, और परिवहन होना एकदम जरूरी है। परिवहन नहीं होगा तो अनेक ऐसे कार्य हैं जो हम लोग के शरीर में नहीं होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यदि परिवहन ना हो हमारे शरीर में तो हो सकता है हम लोग का जीवन जीना भी बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग खाना खाते हैं और वो खाया हुआ खाना हमारे मुंह से शरीर के अन्य भागों तक ना पहुंचे, तो फिर हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा बनेगी नहीं। मान लीजिए हम खाना खाए, ऊर्जा बनी भी और वह ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों तक ना पहुंचे, तो विभिन्न भागों का संरक्षण अनुरक्षण ठीक से नहीं होगा, जिसके कारण जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए हमें परिवहन एकदम जरूरी है। जैसे देख लीजिए सांस लेना, हम लोग जब सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के माध्यम से श्वास तो लेते हैं, वो फेफड़े तक पहुंचता है, लेकिन यदि वहां से इसे आगे ना बढ़ाया जाए, प्रत्येक भाग तक, शरीर के प्रत्येक भाग तक ना बढ़ाया जाए, तो भी जीवन जीना संभव नहीं होगा। इसलिए जंतुओं में परिवहन एकदम आवश्यक है। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है परिवहनी पदार्थ। वे पदार्थ जैसे हमने बताया था कि वे पदार्थ जो एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं उसे परिवहनी पदार्थ कहते हैं, और इस क्रिया को परिवहन कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है परिवहनी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गया, हार्मोन हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, और अन्य भी चीज हो गए। हार्मोन के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ना है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा बता दें हार्मोन होता क्या है। हम लोग शरीर में अनेक तरह की ग्रंथियां होती हैं। आप लोग देखे होंगे, कई लोगों को, अब तो खैर देखने को बहुत कम मिल रहा है, पहले देखने को मिलता था कि यहाँ बड़ा बड़ा सा यहाँ घेग लटक जाता था, बड़ी बड़ी से यहाँ घेग लटक जाती थी। वो होता ऐसा था क्योंकि पहले जो नमक आता था उसमें आयोडीन नहीं रहता था। आयोडीन न रहने के कारण यहाँ जो हम लोग में एक छोटा सा दोनों तरफ छोटा छोटा चिपका हुआ ग्रंथि रहता है, जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। वो ग्रंथि हार्मोन मतलब कि एक द्रव निकालता है, और किसी भी हम लोग के शरीर के किसी भी ग्रंथि द्वारा निकलने वाले द्रव को ही हार्मोन कहते हैं। तो इससे निकलता है आयोडीन, जिसके कारण न निकलता था जब, या हमें हमारे शरीर को उस तरह की पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते थे जिसकी जरूरत थी इसे, तो पहले ये गलगंड या घेगा हो जाता था। तो यहाँ बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ग्रंथियां जो होती हैं अनेक होती हैं हमारे शरीर में, और उनसे जो निकलते हैं द्रव उसी को कहते हैं हार्मोन। इसके बारे में विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में है चर्चा किया जाएगा। तो परिवहन तंत्र जो है कई तरह के हमारे शरीर में है। श्वसन तंत्र हो गया, लसिका तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, रक्त परिवहन तंत्र हो गया, अन्य भी तंत्र है। लेकिन इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमें सिर्फ पढ़ना है रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र। रुधिर या रक्त का एक जगह से दूसरी जगह जाना, रुधिर या रक्त का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही रुधिर परिवहन तंत्र कहलाता है। रुधिर या रक्त का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही रुधिर परिवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। इसका खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिवहन संचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे जो थे, इन्होंने रक्त परिवहन संचरण तंत्र का खोज किया था। तो यहाँ रक्त परिवहन संचरण तंत्र जो है एक बहुत बड़ा हम लोग शरीर में जाल है। इस जाल को हम थोड़ा सा अभी बता दे रहे हैं, इसमें मेन टॉपिक हम इसे पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो रक्त का काम है वो ये है कि पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाना।
जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद वो पचता है, और पचने के बाद उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं उन पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है, और रक्त के माध्यम से वह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। तथा साथ ही हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये भी हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं रक्त के माध्यम से। तो रक्त द्वारा विभिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही रक्त परिवहन कहलाता है, और इस पूरे तंत्र को रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र के 3 मुख्य घटक हैं। रक्त परिवहन तंत्र के 3 मुख्य घटक हैं। सबसे पहला है रक्त या ब्लड, दूसरा है रुधिर या रक्त वाहिनियां, इसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तीसरा है हृदय यानी कि हार्ट। इन तीनों के बारे में आप लोग को जानना है। अब इसमें जानते हैं सिर्फ रक्त के बारे में। ठीक है, इसमें हम मेनली रक्त यानी कि ब्लड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो रक्त होता है वो रक्त जो है चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होता है जिसके कारण उसे तरल कहते हैं। चिपचिपा होता है, और उसके साथ साथ ये जो रक्त है वही हमारे बॉडी के पूरे ऊतकों को जोड़ता है। आप देखेंगे कि जब आपके शरीर में कहीं भी घाव या चोट लग जाता है तब आप दवा खाते हैं, और उस समय शरीर के किसी भी अंग में जब कोई विकार होता है, घाव होता है या दर्द होता है या कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है, तो हम जब दवा खाते हैं तो वो अपने आप वहां जाकर के ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों और कैसे होता है? क्योंकि जब हम दवा खाते हैं तो वो हमारे पाचन तंत्र में जाता है, और पचने के बाद वो रक्त में जाता है, और रक्त जो है सभी ऊतकों तक उसे पहुंचा देता है, और जहां उसकी जरूरत होती है वह वहां जाकर के और अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रक्त जो है सभी ऊतकों को जोड़ रही है। रक्त सभी ऊतकों को जोड़ रही है। रक्त जो है सभी ऊतकों को क्या करती है? जोड़ती है, यानी जोड़ना को संयोजन करना बोलते हैं। तो रक्त जो है सभी ऊतकों का संयोजन करती है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे नसों में प्रवाहित होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे नसों में प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में कि इसका पीएच 7.4 होता है। इसका पीएच के बारे में आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसमें तो इसके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना है, तो शायद पढ़ भी चुके हैं। तो पीएच जो है जब 7, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, पीएच अगर 7 है तो उदासीन होता है, ना ही खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। 7 से ज्यादा गया तो ये क्षारीय हो जाता है, और यानी कड़वा, और 7 से अगर कम आया तो ये अम्लीय हो जाता है, मतलब कि खट्टा हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पीएच जो है ब्लड का वो 7.4 है, मतलब कि कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो रक्त किस तरह का कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त क्षारीय है या अम्लीय? रक्त क्या है? क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय कहेंगे, और 7 से कम होगा तो अम्लीय कहेंगे। इस तरह से हम देखें तो ये जो रक्त है ये क्या है? क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच कितना है? 7.4 है। फिर आगे है, यह शरीर के सभी ऊतकों को संयोजित करती है, तो इसमें ही बता दिए। इसका निर्माण 2 स्थानों पर होता है। जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर में 2 जगहों पर बनता है। सबसे पहले जो हम लोग हैं, जो अभी युवा अवस्था में है या पूरी तरह से विकसित है, हम लोग में ब्लड जो होता है अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा शायद आप लोग समझ रहे होंगे। अस्थि मज्जा करने का मतलब जब आप लोग मीट खाएंगे तो खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि हड्डी के अंदर उसको जब फोड़ा जाता है तो उसके अंदर लाल लाल तरह का कुछ दिखता है, जिसमें जाल जल जैसा भी कुछ रहता है, उसी को कहा जाता है अस्थि मज्जा। तो हड्डी के अंदर जो जालवत रचना होती है उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं, और वहीं पे रक्त का निर्माण होता है हम लोगों में। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें हड्डियां कमजोर होती है, अथवा जो गर्भावस्था में है जिनमें हड्डियां नहीं है, उनमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। हम लोगों में भी कुछ हद तक थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन हम लोग में अब साधारणतः ये याद रखिएगा कि वयस्कों में या विकसित मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है?
अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में ये बनता है और वहां से यह पूरे शरीर में फैल जाता है। ये प्रत्येक दिन बनते रहता है, नए नए ऊतक बनते रहते हैं और पुराने ऊतकों का खात्मा होते रहता है, मतलब कि वो मरते रहते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स है, जैसे कि आप जानते हैं ब्लड सेल्स जो है 3 तरह के होते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आगे, अभी थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। ब्लड के जो कण है 3 तरह के होते हैं, उसमें कुछ है लाल, श्वेत और रक्त पटिकानु, ये 3 तरह के होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो क्या होता है, 120 दिन बाद मर जाता है। व्हाइट ब्लड जो सेल्स होता है 4 दिन बाद मर जाता है। जो आपका प्लेटलेट्स होता है वो 7 दिन बाद मर जाता है। तो जब ये मरते रहते हैं तो मर जाएंगे तो ये तो नष्ट हो जाएंगे, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये मरते हैं और इनके मरने के साथ साथ हमारे शरीर में नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होते रहता है। तो प्रत्येक दिन रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता है और उनका खात्मा भी होते रहता है। ठीक है, इस तरह से नए नए रक्त हमारे शरीर में आते जाते हैं और ये मरते जाते हैं। लेकिन ये मरते हैं तो मर के जाते कहाँ हैं, इन्हें क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये अधिकांश जो ब्लड होते हैं ये जाके मरते हैं पलीहा में। जो रक्त कोशिका होती है वो जाके मरती है पलीहा में। पलीहा शायद आप लोग जानते हैं ना। अच्छा, खसी बकरी का मीट खाए हैं? उसको कभी देखे, इतना बड़ा काला पत्थर की तरह चितकावर, तो वो होता है साइड में, इधर होता है पेट के इस साइड में होता है पलीहा होता है, पथरी इसको बोलता है लोग। तो पलीहा में जाकर के जो है ब्लड सेल्स मर जाते हैं। पलीहा को रक्त का कब्रगाह कहते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जहाँ मरे लोग रहते हैं उसको उसे कब्रगाह कहते हैं, जहाँ दफन किया जाता है। उसी तरह हम लोग के शरीर में जो ब्लड है वो कहाँ जाके दफन हो जाते हैं, पलीहा में। इसलिए ब्लड का जो कब्रगाह है किसे कहते हैं, पलीहा को ब्लड का कब्रगाह कहते हैं। ये जान लीजिए कि सभी मनुष्यों में रक्त शरीर के आयतन के हिसाब से, शरीर के आकार के हिसाब से होता है। लेकिन अगर 2 सामान्य मनुष्य, एक स्त्री और एक पुरुष को लिया जाए तो एक पुरुष में लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है, जबकि एक उतनी ही बड़ी स्त्री में सिर्फ 5 लीटर ही रक्त होता है। पुरुषों में रक्त की मात्रा अधिक होती है और स्त्रियों में रक्त की मात्रा कम होती है। इससे कम होने का क्या कारण है? इससे कम होने का कारण है हीमोग्लोबिन का कमी। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण ये जो है कम होते हैं। 9th में आप लोग पढ़े होंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, जिसमें लोहा होता है, प्रोटीन रंजक होता है वगैरह, ये सब उसकी बहुत बड़ी टॉपिक थी। तो पुरुषों में ब्लड होता है 5.5 लीटर और स्त्रियों में ब्लड होता है 5 लीटर। ठीक है, उसके बाद में हाँ यहाँ तो आ ही गया। हमने अभी बताया है कि हीमोग्लोबिन के कमी बेची के कारण ये सब होता है। हीमोग्लोबिन जो है एक रंजक है जो हमारे ब्लड में होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड लाल दिखता है। हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का जो रंजक होता है लाल होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो किस तरह का दिखता है, लाल कलर का दिखता है। और इस हीमोग्लोबिन में लोहा भी होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा। अगर ये लोहा ना हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ये लोहा जो होता है यही ऑक्सीजन को बांधता है। हीमोग्लोबिन में क्या क्या रहता है, रंजक और लोहा, रंजक और लोहा। रंजक के कारण ब्लड लाल दिखता है और लोहा के कारण वह ऑक्सीजन को बांध पाता है, जिसके कारण हम श्वसन कर पाते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं होता, लोहा नहीं होता तो हम श्वसन नहीं कर पाते। ये आपका बीबीए क्वेश्चन है 10th के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रक्त लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी आपके लिए है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बांधता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बांधता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बांधता है, 4। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बांधता है। ये आपका बीबीआई है और ये भी। तो ये तो हो गया रक्त के बारे में। अब जानते हैं रक्त के क्या काम है। आप लोग कभी सोचे हैं कि कई बार क्या होता है कि ठंडी में सब कोई क्या करता है, कान तोपता है। शरीर ढके या ना ढके, कान जरूर ढकता है। कान ढक लिया, शरीर पर कम भी रहेगा तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि जो कान होता है इस पे महीन महीन नसें उभरी हुई होती हैं, एकदम महीन नसें उभरी हुई होती हैं।
इसमें अंदर मांस न होने की वजह से धंसी भी नहीं रहती है, तो वातावरण के सीधे कांटेक्ट में होती है। तो जब ज्यादा ठंड पड़ता है तो यहाँ की जो नसें हैं, वहाँ के जो ब्लड है वो क्या होता है, ठंड हो जाता है। कान यहाँ देखिएगा ठंडी में बहुत जल्दी ठंड हो जाता है। जब कान आपका ठंड हो जाएगा तो यहाँ का ब्लड भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब कान ठंडा हो जाएगा तो यहाँ का ब्लड भी ठंडा हो जाएगा, और यही ठंडा ब्लड आपके पूरे शरीर में जाएगा, और जब पूरे शरीर में जाएगा तो फिर पूरे शरीर को भी क्या करेगा, ठंडा करेगा। इस तरह से आपको बहुत अधिक ठंड महसूस होने लगेगा। तो इस बात से ये समझ में आती है कि ब्लड जो है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, चाहे पदार्थ हो चाहे उष्मा हो, जो भी हो, उनको ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो सबसे पहला हो जाएगा पदार्थों का परिवहन। ब्लड क्या करता है, पदार्थों का परिवहन। ब्लड करता है पदार्थों का परिवहन। कैसे पदार्थों का, कुछ पदार्थों का भी करता है, उष्मा का भी परिवहन करता है। ब्लड जो है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, और हमारे शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े तक लाता है, और उसे बाहर हम लोग निकाल देते हैं। तो इस तरह से ब्लड जो है CO2, O2 पोषक तत्व जो हम लोग खाते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं मालूम है आप लोगों को? वे तत्व जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं या आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जो पोषक तत्व हैं, इन्हें हम जब खाते हैं तो उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, किसके माध्यम से पहुंचता है, रक्त के माध्यम से। देखते हैं हम लोग जैसे विटामिन की गोली खाते हैं तो विटामिन पूरे शरीर में पहुंच गया, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। खाना खाए, उसमें जो भी उपस्थित पोषक तत्व थे हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच गए, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। तो रक्त का सबसे पहला काम है पदार्थों का परिवहन। रक्त का पहला काम है पदार्थों का परिवहन। दूसरा काम है पदार्थों का ऊतकों का संयोजन। उसी समय बता दिए हैं कि सब ऊतक को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, कंबाइन करती है। यदि ऐसा ना होता तो सोचिए हमारे शरीर के अलग अलग सेंस जो है अलग अलग होते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग सेंस अलग अलग होते हैं, लेकिन यह जो है हमारे शरीर के सभी ऊतकों को जोड़ती है। इसलिए हम लोग खाते हैं दवाई मुंह में, घाव ठीक होता है कहाँ का, पैर का, चाहे शरीर किसी भाग का। उसके बाद में है शरीर का ताप नियंत्रण। जो रक्त होता है हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करता है। जैसे हमने बताया है कि ज्यादा ठंडी में क्या होता है, शरीर को ठंडा कर देता है ये, या जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से जब गर्म ब्लड जाता है तो पूरे शरीर को भी गर्मी महसूस होता है। या ये जान लीजिए रक्त तो बहता है ना, नसों में बहता है। आप किसी भी चीज को जब रगड़िएगा तो क्या उत्पन्न होता है, उष्मा। किसी भी चीज को आप रगड़ के देख लीजिए, किसी भी चीज को जब रगड़िएगा तो क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। तो ब्लड भी जब नसों में बह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ रगड़ा रहे होंगे, जब उनकी कोशिकाएं एक दूसरे से रगड़ाती हैं तो वहां भी तो उष्मा उत्पन्न हो सकती है। तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। जो हमारा बॉडी है वो हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। किसके कारण, रक्त के कारण। रक्त जब परिवहन करती है, रक्त जब चलता है तो उसमें उत्पन्न घर्षण के कारण वह गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर हमेशा गर्म रहता है। आगे है रक्त के प्रमुख घटक। अब जानते हैं रक्त में कौन कौन से घटक होते हैं, किस तरह से वे होते हैं। जो आप लोग रक्त देखते हैं कि ठोस रूप से है, क्या वो वास्तव में ठोस है क्या, सॉरी रक्त तो तरल देखते हैं आप लोग पानी की तरह, क्या वास्तव में सिर्फ पानी की तरह ही है वो, आप लोगों को पता नहीं है। वो वास्तव में पूर्ण रूप से पानी की तरह नहीं है, उसमें तरल भी होता है और उसमें ठोस भी होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, तरल भाग और ठोस भाग। रक्त के कितने भाग, दो भाग। कौन कौन, तरल भाग और ठोस भाग। रक्त के दो भाग, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग ये ठोस भाग है, यहाँ लिख दीजिए ठोस। ठीक है, तो रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, पहला तरल भाग और दूसरा ठोस भाग। तरल भाग को प्लाज्मा या प्लाविका कहते हैं। तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा या प्लाविका। तरल माने पानी की तरह, पानी की तरह होना, चिपचिपा होना, तो ये प्लाज्मा या प्लाविका कहलाती है। और ठोस भाग को कहते हैं रक्त कोशिका। ठोस भाग को क्या बोलते हैं, तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा या प्लाविका। ये दोनों मिलकर तब बनाते हैं रक्त। रक्त जो बनता है, शायद ना दिख रहा होगा, रक्त जो है तरल और ठोस दोनों को मिलाकर के बनता है, यानी कि प्लाज्मा और रक्त कोशिका दोनों मिलती है तब कहलाता है रक्त।
अन्यथा ये रक्त नहीं है, अधूरा है एक दूसरे के बिना। ये दोनों मिलकर के तभी रक्त का निर्माण करते हैं। आप देखे होंगे कि ब्लड जब कहीं से गिरता है या आप कभी रख के देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि कुछ सूख करके कुछ भाग अलग हो जाता है और कुछ भाग पानी की तरह पीले रंग का थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जो हल्के पीले रंग का जो द्रव होता है उसी को कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के भी 3 भाग होते हैं और रक्त कोशिकाएं के भी 3 भाग होते हैं। प्लाज्मा में 3 तरह के कण, 3 तरह के मतलब पदार्थ होते हैं और रक्त कोशिकाओं में भी 3 तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में 3 तरह के जो पदार्थ होते हैं उनका नाम है, ये 10th में नहीं पूछेगा, ये जान लीजिए। हाँ, ये हो सकता है एक पूछे, इसलिए हम इसके बारे में लिख दिए हैं और इस पे साइन लगा दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए तरल भाग जो प्लाज्मा है इसमें 3 तरह के पदार्थ होते हैं, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। हिपैरिन मेरा है, ठीक है, हिपैरिन। तो ये फाइब्रिनोजिन जो है ये क्या होता है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजिन ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। जब इसे निकाल दीजिएगा प्लाज्मा से बाहर, प्लाज्मा से जब बाहर निकाल दीजिएगा तो जो भाग बचेगा ना उसको सीरम बोलते हैं। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाए तो बचे भाग को क्या कहेंगे, सीरम। ठीक है, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा बचा भाग, सीरम। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना, ये तीनों के बारे में बहुत डीपली पढ़ना है आप लोगों को। दूसरा भाग है ठोस भाग। ठोस भाग को रक्त कोशिका बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं। रक्त के 2 भाग, पहला तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। ठोस भाग को बोलते हैं रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाएं कितने तरह की होती हैं, 3। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हिंदी में लाल रक्त कोशिका। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, फुल फॉर्म इसका हिंदी में होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त पट्टिकाएं। इसका साइंटिफिक नेम भी बगल में लिखा हुआ है, खैर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, हो सकता है कि ये पूछ दे। लाल रक्त कोशिका को आप एरिथ्रोसाइटस कह सकते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइटस कह सकते हैं, रक्त पट्टिकाएं को थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके अन्य नाम हो गए। फिर एक और ऑब्जेक्टिव जान लीजिए, रक्त के 2 प्रमुख घटक, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग ज्यादा होता है और ठोस भाग थोड़ा कम होता है। तरल भाग होता है कितना परसेंट, 55%, और ठोस भाग होता है कितना परसेंट, 45%। कई जगह 60% भी लोग कहता है, 60-40 कहता है, लेकिन आपको पुस्तक में यही दिया हुआ है और यही सही माना जाएगा। तो इस तरह से ब्लड के बारे में हो गया। अब ये जो रेड ब्लड है, अगर ऐसे ही सिर्फ पूछे कि ब्लड क्यों लाल होता है तो भी कहिएगा हीमोग्लोबिन के कारण, या सिर्फ पूछे कि रेड ब्लड रेड क्यों होता है तो भी कहिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब इन सब के बारे में अलग अलग से जानेंगे, शायद ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये जीता है आपका लगभग 120 दिन। ये जो श्वेत रक्त कोशिका है ये जीता है लगभग 4 दिन। ये जो है ये जीता है लगभग 7 दिन। इस तरह से इन लोग का जीवन काल होता है, ये मरते हैं। अब इन तीनों के काम के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।